हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हमारी नई श्रृंखला चालू हो चुकी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड। इसकी एक वीडियो इंट्रोडक्शन आपको कल मिल जाएगी ना। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हम चालू करते हैं प्लाज्मा। ठीक, थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने पढ़ा था ब्लड के दो कंपोनेंट्स या दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है प्लाज्मा जो 55% है, जिसमें 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% मिनरल्स, 0.1% ग्लूकोज होता है। दूसरा ब्लड का 45% जो है कॉर्पसल्स या कणिकाएं हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम आरबीसी का। इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना, मजबूत करना, ये सब काम डब्ल्यूबीसी का। और ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में काम करता है ब्लड प्लेटलेट्स। फिर अपन प्लाज्मा चालू करे थे, प्लाज्मा को थोड़ा सा पढ़ा था अपन ने, उसी में आगे बढ़ते हैं। अब आप एक समझेंगे, जब अपन प्लाज्मा की बात करते हैं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज थ्योरी, या ये क्या कहलाता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी सिद्धांत, एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी। बहुत टर्म सुना होगा आपने, खासतौर पे एंटीबॉडी टर्म तो बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपन इसी को समझते हैं। समझ, मान लो हमारे शरीर में बाहर से कोई लिविंग थिंग्स जाते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोई भी, ये यदि हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अभी हमारे शरीर में कैसे पहुंच सकते हैं? हो सकता है कंटामिनेटेड वाटर हो, कंटामिनेटेड फूड हो, हमारी त्वचा में चोट लगी हो, वहां से पहुंच गए, रेस्पिरेशन या श्वसन में सांस ले रहे हैं, उससे पहुंच गए। तो ये सभी लिविंग है, जीवित घटक हैं। तो लिविंग है मतलब इन सभी के पास किसी ना किसी रूप में प्रोटीन होगा। लॉजिक समझना, जीवित है तो सीधी सी बात है, जीवित है मतलब उसके अंदर किसी ना किसी रूप में प्रोटीन होगा, हार्मोन हो, एंजाइम हो, कुछ भी हो, प्रोटीन होगा। अब जब ये हमारे शरीर में आए तो इनका प्रोटीन भी हमारे शरीर में पहुंच गया, और जब इनका प्रोटीन हमारे शरीर में आता है तो ये हमारे लिए कहलाता है एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है, जो बाहर से प्रोटीन आया है, ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूमता रहता है। अब ये जैसे ही हमारे शरीर में आता है तो ये तो बाहर का प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन करता है। जैसे त्वचा में खुजली होने लगना, सर्दी जुकाम हो जाना, है ना, उल्टी दस्त होने लगना, बोलने में समस्या होना, ये सब इन्फेक्शन करता है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है हमारे शरीर को कि भैया ऐसा कोई आ गया है जो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या होता है, इस एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारा शरीर भी एक प्रोटीन बनाता है, और हमारा शरीर ये जो प्रोटीन बनाता है इसे कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीजन को नष्ट करने के लिए ये प्रोटीन बाद में हमारी बॉडी में बना है, इसलिए इसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। अब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज ढूंढेंगी कि भैया कहां कहां वो बाहर वाला प्रोटीन मतलब एंटीजन घूम रहा है, और ये क्या करेंगे, जितने भी एंटीजन हैं उस एंटीजन को ढूंढ कर ये कर देते हैं नष्ट, उसको समाप्त कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हम जो है बीमारियों से बच जाते हैं। ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में हर समय चल रही है। हर समय कोई ना कोई ऐसा हमारे शरीर में पहुंच गया जो हमारे शरीर में गया तो हमारे लिए एंटीजन है, और उसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना के मार दिया। यदि हमारा शरीर एंटीबॉडीज नहीं बना पाता तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, और जब एंटीबॉडीज नहीं बनती तब जाके अपन बीमार होते हैं, जब एंटीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो पॉइंट समझना, कल पढ़े थे अपन, ऐसा प्रोटीन जो एंटीबॉडीज बनाता है उसका नाम है ग्लोब्यूलिन। याद करना, प्लाज्मा के प्रोटीन में पढ़े थे, ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। और एक बार ये जो एंटीबॉडीज बन गई तो ये एंटीबॉडीज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं हमारे प्लाज्मा।
ठीक, क्वेश्चन समझना, एंटीबॉडीज हैं क्या, क्वेश्चन में जब इतना लिखा है एंटीबॉडीज क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। और एंटीबॉडीज बनने के बाद स्टोर कहां होती हैं, तो ये स्टोर होती हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक पॉइंट देखना, ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनका जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहा जाता है जन। इसीलिए जब ये जन हमारे शरीर के अंदर आया तो ये क्या हो गया, एंटीजन। और इस एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर ने बनाया एंटीबॉडीज। ठीक, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ये हमारे शरीर में। चलिए अब इसी का एक अपन बहुत बढ़िया उपयोग देखते हैं। ठीक, आपने वैक्सीन तो बिल्कुल सुना ही होगा, और अब तो जब से कोरोना आया तो सुना क्या है, बहुत सारे लोगों को तो वैक्सीन लगी भी होगी। तो वैक्सीन का अपन थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग है वैक्सीन की कहानी, इसको समझेंगे। देख वैक्सीन कैसे बनती है, जैसे अभी अपन को किस बीमारी के लिए सबको वैक्सीन लगी है, तो हमें वैक्सीन लगी है कोरोना के लिए, कोरोना वायरस। और बीमारी का यदि नाम पूछे तो बीमारी का नाम है कोविड-19। कोविड-19 बीमारी के लिए हमें वैक्सीन लगी है, जो जिस वायरस से होती है उसका नाम है कोरोना वायरस। अब होता क्या है, जैसे हमें ये वैक्सीन लगी, तो जब वैक्सीन लगी तो जो इंजेक्शन या जो लिक्विड हमें लगाया गया, उस लिक्विड में था कोरोना वायरस। उस लिक्विड में और कुछ नहीं था, उसमें क्या था, कोरोना वायरस। लेकिन फर्क है, वो वाला कोरोना वायरस नहीं, ताकत वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, असली। ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस लैब में इसको बनाया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, और इसके आरएनए को अलग कर दिया गया था, है ना। आरएनए से ही बीमारी होती, तो इसके आरएनए को रिमूव कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, प्रोटीन। अपन पढ़ चुके हैं वायरस में सिर्फ दो चीजें होती हैं, 94% प्रोटीन और 6% जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या आरएनए। और ये कोरोना जो वायरस है इसमें आरएनए। तो लैब में ऐसा वेरिएंट बनाया गया इसका ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया कि ये जो कोरोना वायरस थे इसके आरएनए को हटा दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, कोरोना वायरस का प्रोटीन। इस कोरोना वायरस के प्रोटीन को इंजेक्शन से हमारे शरीर में पहुंचा दिया गया। बाहर का ये जो प्रोटीन है ये कहलाएगा जन, और जब ये हमारे शरीर में पहुंच के बना तो इसे हम कहते हैं एंटीजन। अब ये कोरोना का एंटीजन क्या है, अब अपने शरीर में घूमने लगा, अपने कमजोर है ना, अपने पूरे शरीर में घूमने लगा। अब क्या होगा, जैसे ये घूम रहा है तो हमारे शरीर ने किया रिस्पॉन्स, हमारी इम्यूनिटी ने रिस्पॉन्स किया, कहा कि भैया कुछ तो ऐसा घूम रहा है जो थोड़ा सा गड़बड़ है, अपने शरीर का है नहीं। तो हमारे प्रतिरोधक तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने भी बनाया एक प्रोटीन। और अब भी अपन जिक्र कर चुके हैं, ये जो प्रोटीन इम्यूनिटी सिस्टम ने बनाया, ये प्रोटीन है एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये जो कोरोना वाला एंटीजन हमारे शरीर में बना था, इस एंटीजन को ये क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। एंटीजन तो नष्ट हो गया, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज जो बनी कोरोना के लिए, ये तो हमारे प्लाज्मा में स्टोर हो गई। मतलब जब कभी हमारे शरीर में असली वाला कोरोना वायरस आएगा तो उसको ये सब करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अब पहले से क्या बन गई हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, सिर्फ कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहे अपन, कोरोना की कोई भी बीमारी की जो वैक्सीन है वो इसी सिद्धांत पर बनाई जाती है, जिससे वो बीमारी होती है उसे ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके प्रोटीन को शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर वो एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा शरीर बना देता है एंटीबॉडीज। इसलिए आप देखना, जब कोरोना की वो लगी थी वैक्सीन, तो बहुत सारे लोग थे जिनको बुखार आ गया था, उल्टी दस्त होने लगे थे, क्योंकि वो क्या बना था उनके शरीर में, एंटीजन। तो आपसे पेपर में पूछेगा वैक्सीन का निर्माण किस सिद्धांत पर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्सीन का निर्माण एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत या थ्योरी पर होता है। ठीक, याद रखेंगे ये। अब एक पॉइंट और समझना, एक शब्द और सुना होगा आपने, कोरोना के समय में चल रहा था, जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी।
प्लाज्मा थेरेपी चल रहा था कि फिर आखिरी में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लाज्मा थेरेपी को मना कर दिया है। समझना क्या होता है, मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, वो बिल्कुल भी एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा है और उसके शरीर में पहुंच गया है कोरोना वायरस। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके शरीर में कोरोना वायरस आया था, उसके शरीर ने खुद ही एंटीबॉडीज बना ली, या अपन ने उसका थोड़ी बहुत इलाज किया और उसके शरीर में बन गई एंटीबॉडीज। ए वाला व्यक्ति, उसके में एंटीबॉडीज नहीं बन रही, बी के पास एंटीबॉडीज बन गई। तो क्या होगा, बी के ब्लड को निकालकर, पूरा ब्लड नहीं डालना है, बी के ब्लड को लेंगे जिसके पास एंटीबॉडी है और उसके प्लाज्मा को ए में जिसकी एंटीबॉडीज कम हो गई है उसके अंदर पहुंचा देंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो कैसे जाएंगे, यदि प्लाज्मा हमने डाल दिया तो प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज होती हैं, तो प्लाज्मा के साथ क्या चले जाएंगी, एंटीबॉडीज। तो उसमें क्या करते थे, प्लाज्मा डोनेट करते थे, ब्लड निकाले, ब्लड से प्लाज्मा लिए और उसको उस व्यक्ति के अंदर डाल दिए जो एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा था, तो उस तकनीक को कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी। आपसे पूछेगा जब किसी बीमारी के उपचार के लिए एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, अब क्या होगा, रोक क्यों लगी कि जब एक से दूसरे को जब प्लाज्मा दे रहे हैं, प्लाज्मा पहुंचा रहे हैं, तो भाई इसका बी वाले का इम्यूनिटी सिस्टम तो अच्छा था, उसने जल्दी एंटीबॉडीज बना ली, ए वाले का इम्यूनिटी सिस्टम खराब है, तो प्लाज्मा देते समय यदि थोड़ी बहुत भी एंटीजन गए तो जो उसकी थोड़ी बहुत हालत बची थी वो भी खराब हो जाएगी, इसलिए आगे चल के इसको मना कर दिया गया। लेकिन शुरू में काफी मदद किया, दिल्ली पे सबसे ज्यादा यूज की गई थी, है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी से भी इलाज करते हैं तो उसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ले लें इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो यहां पर अपन प्लाज्मा का जो है ये सब देख रहे थे। अब अपन देखते हैं प्लाज्मा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का पहला काम ना, फंक्शन बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मजेदार काम है इसके। पहला काम है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ये पदार्थों का क्या करता है, परिवहन। अब किसका किसका परिवहन करता है, तो याद रखेंगे सब्सटेंस में ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है हार्मोन्स को। देखो बोलचाल में आप क्या कहोगे, पूरे शरीर में हार्मोन्स को पहुंचाने का काम ब्लड का है, जो बिल्कुल 100% सही है। लेकिन ब्लड की डिटेल में आ जाए कि ये काम किसका है, तो ये काम फिर किसका होता है, प्लाज्मा। हमारे पूरे शरीर में जहां जहां हमें आवश्यकता है वहां न्यूट्रिएंट्स या जिसे अपन कहते हैं पोषक तत्व, पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम भी जो है ये कौन करता है, प्लाज्मा। खाना खाया हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो भी हमें एब्जॉर्ब करना था, अवशोषित करना था, वो तो हमने ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। लेकिन ब्लड के किस भाग में अवशोषित हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। वो उसको पूरे शरीर की अलग अलग कोशिका में पहुंचाएगा, सेल या कोशिका उसको लेते जाएंगे और उपयोग करते जाएंगे। ठीक, फिर ये जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है वेस्ट मटेरियल का। हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है या जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको उसके सही स्थान तक पहुंचाना। सही स्थान तक मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है जहां से वो शरीर से बाहर होगा, जैसे जो स्वेट है, पसीना है, वो स्किन से बाहर हो जाता है तो स्किन तक पहुंचाना। ठीक है, यदि जैसे मान लो हमारे ब्लड में यूरिया है तो उसको किडनी में पहुंचाना ताकि यूरिया को यूरिन में बदल सके, तो वो भी ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। तो वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, अमोनिया, एमिनो एसिड, ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको भी शरीर से बाहर करने में जो मदद करता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक, ये इसके बहुत जरूरी काम है, याद करेंगे। ले ले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, बाकी एक काम तो अपन ने देख लिया कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, है ना। एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में, लेकिन एंटीबॉडीज क्या है, तो
एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। ठीक, चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है 55% वो हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा, उसको यहां पर अपन समाप्त करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में जो 45% है, कॉर्पसल्स या कणिकाएं, जिसे अपन कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या हिंदी में इन्हें कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, सेल्स में, कॉर्पसल्स या कणिकाएं में, तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप लिखने वाला एग्जाम लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सही है वो सब सही मान लेगा, दोनों कंडीशन सही रहेगी, है ना। लेकिन यदि ऑप्शन के हिसाब से आ जाए तो याद रखना आरबीसी के बाद यदि छोटा सा एस बना है तो इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ठीक, और आरबीसी उसके बाद कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जैसे आप देखना ब्लड रिपोर्ट, कभी आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो ब्लड रिपोर्ट जो है उसमें ऐसे ही लिखा रहता है आरबीसी फिर छोटा सा एस, डब्ल्यूबीसी छोटा सा एस, क्योंकि ये यहाँ पर क्या काउंट करते हैं, सेल। और बाकी यदि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है कॉर्पसल्स, या जिसे हम कहते हैं कणिकाएं। बाकी दिक्कत नहीं है, आप दोनों याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब इसको अपन एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, फिर है ना, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लंबा चलेगा, एक समान अपन जानकारी पहले इसकी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, तो यदि हम बात करें आरबीसी की, तो इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है स्वामटरडैम, और उनके साथी मेल फिंगी, स्वामटरडैम और उनके साथी मेल फिंगी ने ये जो है इसकी खोज की। ठीक है, मैं लिख देता हूं स्वामटरडैम और मेल फिंगी। ठीक, अब यदि बात की जाए, अपन बोलचाल में इसको आरबीसी कह रहे हैं, बोलचाल में आरबीसी आरबीसी, लेकिन इसका असली नाम आरबीसी नहीं, इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, है ना, कोई ना कोई उसका नाम होगा, तो इसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। साइट का मतलब सेल या कोशिका, याद है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, तो साइट का मतलब होता है सेल, इसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। फिर यदि अपन बात करते हैं कि हमारे शरीर में इसका फॉर्मेशन या निर्माण कहां होता है, तो यदि हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में होता है बोन मैरो में, बोन मैरो, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बिल्कुल नहीं घबराना क्या है कैसा, सब अपन पढ़ रहे हैं, बस पहले में ये सीक्वेंस बना लो। ठीक, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, बोन मैरो में। और जब अपन भ्रूण में होते हैं, जन्म के पहले की बात कर रहे हैं, भ्रूण में है, एम्ब्रियो में है, तो उस समय ये जो आरबीसी है इसका निर्माण होता है लीवर में, और कुछ प्रतिशत इसका बनता है स्प्लीन में। लीवर जिसे अपन कहते हैं यकृत, स्प्लीन जो कहलाता है प्लीहा। कंफ्यूज नहीं होना, जब बिल्कुल सबसे पहले बच्चे का निर्माण हो रहा था, जब उसका शरीर बन रहा था, तो ब्लड बना है मीजोडर्म में, कल पढ़े थे अपन। फिर जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, वो भ्रूण में है, जन्म के पहले, तो उसका ब्लड बन रहा है कहां, लीवर और स्प्लीन में। और जन्म के बाद अब वर्तमान समय में अपने शरीर में ब्लड कहां बन रहा है, तो ये बनता है बोन मैरो, या जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक, सब पढ़ेंगे अपन क्या है कैसा क्या होता है। फिर यदि हम बात करें इनकी लाइफ की, कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी जो है ये हमारे शरीर में काम करती है लगभग 120 दिन। ठीक, याद रखना, एक बहुत बड़ा एक वो चलता है कि आरबीसी का जीवन काल 20-120 दिन,
बहुत गलत है ये। आरबीसी का जीवन काल इतना बड़ा अंतर नहीं होगा 20-120। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। फिर बात आती है कि आरबीसी का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो अपन कल लिख चुके हैं आरबीसी का क्या काम है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जहां जहां जरूरत है ऑक्सीजन ले जाना और जहां से वापस लाना वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये काम कौन करता है, आरबीसी। ले आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो शरीर के हर एक कोशिका में, हर एक ऊतक में जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन पहुंचाएगी आरबीसी। जहां पर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है उसको वापस फेंकने में लेकर जो है ये भी आने में मदद करती है आरबीसी। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर समझना 120 दिन कार्य करने के बाद आरबीसी की जो मृत्यु है, इसकी डेथ या इसकी जो मृत्यु है वो होती है लीवर। इसकी मृत्यु होती है लीवर या जिसे अपन कहते हैं यकृत। और मृत्यु होने के बाद ये जो नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है या नष्ट होती है, तो ये नष्ट होती है कहां पर, तो ये नष्ट होगी हमारे स्प्लीन या जिसे अपन कहते हैं प्लीहा। ठीक, मैं समझ रहा हूं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्या सीक्वेंस बन जाए इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, फिर अभी मैं सब समझा रहा हूं। तो आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर में और मृत्यु होने के बाद वो नष्ट होने के लिए कहा जाता है स्प्लीन में। समझना स्प्लीन क्या है। जैसे मान लो हम बात करें तो ये हो गया हमारा स्प्लीन, है ना। ये वाला जो हिस्सा ये क्या है हमारा स्टमक, इसे अपन क्या कहते हैं अमाशय। ठीक, और इस साइड जो हिस्सा दिखाई देगा ये हिस्सा क्या कहलाता है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं लीवर। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, उसकी जरूरत नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ये हो गया यकृत। और स्टमक या अमाशय से जुड़ा हुआ एक लाल रंग का एक ऑर्गन या एक अंग दिखाई देता है, इसे कहा जाता है स्प्लीन, या जो ये लाल अंग है ये कहलाता है प्लीहा। तो 120 दिन तक आरबीसी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने के बाद सेल के अंदर जो सब्सटेंस या पदार्थ इस काम को करते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो जैसे ही वो काम करना बंद करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं लीवर में। इसे ही अपन कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है ये हो जाती है लीवर में। और इसके बाद ये फिर पहुंच जाते हैं कहां पर, स्प्लीन या जिसे अपन कहते हैं प्लीहा। प्लीहा इन्हें नष्ट करके शरीर से बाहर कर देता है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये नष्ट कहां पर होते हैं, स्प्लीन या प्लीहा में। मृत्यु और नष्ट शब्द का भी अपने आप में मतलब है, कुछ समय बाद समझेंगे। ठीक है, अब ये जो स्प्लीन या प्लीहा है यहां आरबीसी नष्ट होती है, इसीलिए इसे प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह। इसे अपन कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह। ठीक, ले ले इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके जो यहां तक अपन ने शब्द लिखा है उन सभी टर्म को अपन धीरे धीरे करके समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा कि आरबीसी जो है ये बनती है कहां पर, तो ये बनती है बोन मैरो या जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा। तो पहले अपन समझते हैं बोन मैरो। किसी के लिए नया नहीं है ये शब्द, है ना, सुनते हो गए अस्थि मज्जा। और यदि थोड़ी बहुत अपडेट रहते हो तो अभी खबर आई थी, है ना, कि आजकल बोन मैरो भी क्या होने लगे हैं, ट्रांसप्लांट करने लगे हैं। जिसको जरूरत है, जिसके शरीर जैसे थैलेसीमिया है, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, उनका शरीर ब्लड नहीं बना पा रहा है, तो क्या करते हैं बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं।
सलमान खान जो है पहले व्यक्ति बने हैं भारत में जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। शायद उसको थैलेसीमिया बीमारी थी, है ना। तो आजकल ये भी साइंस बहुत तरक्की कर गया है, बोन मैरो भी क्या हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है। अब समझना बोन मैरो है क्या। देखो हमारे शरीर में जो हड्डी का स्ट्रक्चर, यहां पर बस पेपर के हिसाब से समझ लो, बाकी तो अपन स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर पूरा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, मान लो कि ये हमारे शरीर की एक कोई हड्डी है, बड़ी हड्डी की बात कर रहे हैं अपन, छोटी मोटी जो हड्डी है उनके साथ ये वाले काम नहीं होगा, बड़ी हड्डी की अपन बात कर रहे हैं। ये मान लो हमारे शरीर की एक हड्डी। अब होता क्या है, ये जो हड्डी है इन हड्डियों के अंदर एक लिक्विड या एक द्रव भरा होता है। इन हड्डियों के अंदर जो फ्लूइड या जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड में क्या क्या होगा, तो उस लिक्विड में होता है प्रोटीन। ठीक, इस लिक्विड में प्रोटीन होता है जिसका नाम है ओसीन। कभी आपसे पेपर में पूछ रहे कि मनुष्य की हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओसीन। यही वो हिस्सा है जहां पर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। यही वो हिस्सा है जहां पर अलग अलग टाइप के फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट है, या अलग अलग प्रकार के यहां पर क्या है, मिनरल्स। ये सभी लिक्विड फॉर्म में अंदर द्रव भरा हुआ फ्लूइड, और इस फ्लूइड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सुना होगा, चूना पत्थर कहते हैं बोलचाल में। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, इस पे लेयर होती है जो हड्डी को मजबूत बनाती है, इसी कारण हड्डी सफेद दिख रही है। लेकिन इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर होता है फ्लूइड या लिक्विड। ये जो फ्लूइड या लिक्विड है जिसके अंदर ये सब कॉम्पोजिशन है, इस फ्लूइड या लिक्विड को कहा जाता है बोन मैरो। इस लिक्विड को या इस फ्लूइड को कहा जाता है अस्थि मज्जा। और ये अस्थि मज्जा है जहां पर बनती है हमारी आरबीसी, यहीं पर बनती है हमारी डब्ल्यूबीसी, और यहीं पर बनती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक, अभी अब हम आरबीसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आरबीसी लिख लिए, लेकिन याद रखना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बनते हैं बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या है, हड्डियों में पाया जाने वाला फ्लूइड। जो नॉनवेज खाते हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं ना। नॉनवेज में आप देखना, जब आप हड्डी खींच के हड्डी खाओगे, हड्डी तोड़ते हैं तो उस हड्डी के बीच से लिक्विड निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है ना, गाढ़ा गाढ़ा से एक द्रव निकलता है। वैसे ही फ्लूइड या लिक्विड हमारी हड्डियों में भी है, जिसमें प्रोटीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फैट, मिनरल्स। उसी फ्लूइड या लिक्विड को कहा जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसमें बनते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, ये एक पॉइंट लिखे थे कि कहां पर बनते हैं, तो ये बनते हैं हमारे बोन मैरो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, बोन मैरो समझ गए होंगे आप, हड्डियों में होता है। ज्यादातर ये हमारी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी में होता है, लेकिन अब जैसे फीमर लंबी हड्डी है, ह्यूमरस लंबी हड्डी है, तो यहां पर भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये बैकबोन में होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है। ठीक, समझना। यदि हम बात करते हैं आरबीसी की कोशिका की, आरबीसी की सेल या कोशिका, तो आरबीसी की कोशिका एक बहुत रोचक तथ्य है, हुआ था ना, फैक्ट याद रखना कि जो आरबीसी की कोशिका है, इस कोशिका में न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है तो वो है आरबीसी। अब केंद्रक नहीं है तो क्या नहीं पाया जाएगा, याद करो केंद्रक से ही जुड़ा होता है जो, वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवीय जालिका, और इसी से जुड़ा हुआ याद रखेंगे गोल्जी बॉडी। तो ये क्या होगा, ये सभी हमारी आरबीसी में क्या होते हैं, ये सभी एब्सेंट होते हैं।
ये सभी यहां पर क्या होते हैं, अनुपस्थित। ठीक, एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है मनुष्य के शरीर में, या मैमल्स की बात यदि अपन करें, जीवित घटक की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी। तो अब आरबीसी की कोशिका में क्या है, तो इस आरबीसी की कोशिका का बहुत सारा हिस्सा खाली है, और ये जो हिस्सा है इस हिस्से में होता है एक पिगमेंट। पिगमेंट या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं वर्णक। और ये पिगमेंट जो है, इस पिगमेंट या वर्णक का नाम ही होता है हीमोग्लोबिन। ये शब्द तो खैर सभी ने सुना होगा, ये किसी के लिए नया नहीं है। इसे अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की भी कहानी है। हीमोग्लोबिन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है हिम और दूसरा है ग्लोबिन। तो हिम का मतलब क्या होता है, तो हिम का मतलब होता है आयरन, हमारे ब्लड में पाया जाने वाला लोहा। और ग्लोबिन जो है ये हमारी आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और इसी आयरन के कारण हमारे ब्लड का रंग होता है लाल। ठीक, आयरन की जो प्रेजेंस है वो बहुत सारी जगह लाल रंग डिसाइड करती है। जैसे मंगल ग्रह लाल दिखता है, फेरस ऑक्साइड है। ठीक, लाल मिट्टी लाल दिखती है, फेरस ऑक्साइड है। तो जो आयरन है उसकी उपस्थिति लाल रंग बनाती है। वैसे ही हमारे ब्लड के लाल रंग का कारण आयरन है, और आरबीसी में प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोबिन। ठीक है, वो दूसरा था ग्लोब्यूलिन है जो प्लाज्मा में, ये ग्लोबिन है। ठीक, अब यहां से एक पॉइंट समझो। अपन ने एक पॉइंट लिखा कि आरबीसी की मृत्यु लीवर में होती है और वो नष्ट होते हैं स्प्लीन या प्लीहा में। तो जब आरबीसी अपना 120 दिन का कार्य कर लेते हैं तो क्या होता है, वो पहुंचते हैं लीवर में। और जैसे ही वो लीवर में पहुंचते हैं तो लीवर में पहुंचने पर आरबीसी का प्रोटीन नष्ट हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं कि लीवर में आरबीसी की मृत्यु होती है। प्रोटीन तो नष्ट हो गया, लेकिन अभी क्या बचा, आयरन। अब क्या होगा, ये जो आयरन है ये लीवर के बाद होते हुए पहुंच जाता है हमारे स्प्लीन में, प्लीहा में। और स्प्लीन क्या करता है, ये जो आयरन है इस आयरन को कर देता है समाप्त। इसलिए हम कहते हैं कि स्प्लीन में आरबीसी नष्ट होती है, जबकि लीवर में आरबीसी की क्या होती है, मृत्यु होती है। पॉइंट समझेंगे अच्छे से। प्रोटीन खत्म, मृत्यु। आयरन खत्म, नष्ट होना। प्रोटीन खत्म होगा, मृत्यु होगी लीवर में। आयरन खत्म होगा, या अपन कह सकते हैं ये नष्ट होगी कहां, स्प्लीन में। अब एक पॉइंट यहां से निकल कर आता है, आयरन के कारण ब्लड का रंग लाल है, और आयरन ही जाके नष्ट हो रहा है कहां पर, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन का रंग भी हमेशा दिखाई देता है लाल। यही कारण है कि स्प्लीन को कहा जाता है मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक। स्प्लीन या प्लीहा को हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, और आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये दोनों चीजें हो गई। ठीक, तो यहां आरबीसी अभी बहुत बचा। आरबीसी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अपन आगे पढ़ेंगे, मजा आएगा। यहां पर आरबीसी की एक बेसिक जानकारी आपको मिल गई कि आरबीसी क्या है, कैसा बना है, क्या उसका नाम है। अब इसके और कैसे क्या काम है ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहें। जहां भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।